हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और उसका 6th चैप्टर, दूसरी इकाई का 6th चैप्टर जो कि एक पूरक पठन है, हम उस धरती की संतति है। इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसके पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन का। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए है, स्पेशली कृति और स्वमत का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल साबित होते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे कभी भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम उस धरती की संतति है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे पहला जो है ये हमारा टेबल है, तालिका पूर्ण कीजिए। ये डायरेक्टली आंसर्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्वेश्चन नहीं है। तो चरित्र यहाँ पे दिया हुआ है, हमें उसकी विशेषताएं बतानी है। तो ध्रुव के बारे में अगर हमें बताना है तो इस मिट्टी में खेलने वाला है, ठीक है। प्रहलाद के बारे में बताएंगे, लगन का सच्चा है, यानी सच्ची लगन वाला है। भरत के बारे में अगर पूछेंगे तो शेर के जबड़े में दांत गिनने वाला है। और जयमल पत्ता के बारे में बात करेंगे तो अपने पराक्रम के आगे किसी को न गिनने वाला। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपको चरित्र के नाम दे दिया जाएंगे और आपको इनकी विशेषताएं लिखनी है, या तो विशेषताएं दे दी जाएगी और आपको इनके चरित्र के नाम लिखने हैं। दूसरी है कृति आपकी, इन महान विभूतियों की विशेषताएं बताइए। तो प्रहलाद की विशेषता अपनी लगन के सच्चे। भरत की विशेषता शेरों के जबड़े खुलवाकर उनकी दतुली गिनना। और जयमल पत्ता की विशेषता किसी को कुछ नहीं गिनना। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है उत्तर लिखिए। पद्यांश में बढ़ाई की गई है इनकी, किनकी बढ़ाई की गई है? लड़कों की। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा दिया गया है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो लड़कों की बढ़ाई की गई है, तारीफ की गई है। पद्यांश में प्रयुक्त सौर मंडल को एक प्रसिद्ध ग्रह, सौर मंडल का यानी कि स्पेस का जो है हमारा फिर्मामेंट का एक पॉपुलर एक प्लैनेट, तो वो है धरती। हम इस धरती के वासी है ना। पद्यांश में आया वह नाम जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। भरत नाम आया है जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। पद्यांश में आया वन का एक हिंसक पशु का नाम आया है शेर, ठीक है। अब हम ये स्वमत करेंगे। कव्वाली काव्य विधा, यानी कि हम कव्वाली के बारे में यहाँ हमें बताना है, इसके बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यानी कव्वाली काव्य के बारे में हमें बताना है। कव्वाली आम जनता से लेकर शिक्षित वर्ग तक की पसंद की एक लोकप्रिय काव्य विधा है। मतलब कव्वाली जो है आम जनता से लेकर, मतलब कॉमन पीपल से लेकर इवन जो अनएजुकेटेड है उनसे ले लो चाहे, और एजुकेटेड लोगों तक या बड़े बड़े ओहदे वाले लोगों तक, सभी की बहुत ही पसंदीदा एक प्रकार की कविता है। शायरी इज नथिंग बट एक कविता ही है, बट एक फॉर्म हो गया शायरी का। तो ये एक स्टाइल है, विधा है ना, स्टाइल, राइटिंग स्टाइल। तो बहुत ही फेमस पोइट्री स्टाइल है। इसकी मुख्य विशेषता कव्वाली गीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के बीच किसी विषय को लेकर नोक-झोंक होती है। मतलब इसका मेन विशेषता क्या है, इसका एक खास बात क्या है इस कव्वाली की, कि इसके अंदर दो साइड होते हैं और दोनों साइड में किसी एक टॉपिक को लेकर नोक-झोंक होता है, एक डिबेट काइंड ऑफ होता है। एक साइड अपने साइड की बातों की तारीफें किए जाता है और दूसरे साइड को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और दूसरा साइड भी वैसे ही करता है, वो अपने साइड को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है और सामने वालों को नीचा। तो एक तरीके से ये एक डिबेट टाइप हो गया है जो कि गाने के फॉर्म में गाया जाता है कलाकारों के बीच में। ओके, तो नोक-झोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब असली के नहीं, ऐसे ही प्यार मोहब्बत वाले। इसमें प्रतियोगी कलाकार जब एक दूसरे की काव्य पंक्तियों पर नहले पर दहला जड़ते हैं, इन द सेंस एक से बढ़कर एक जो है कविताएं आमने सामने एक दूसरे को बोलते हैं, तो श्रोताओं के मुंह से अनायास ही तारीफों की बरसात होने लगती है। श्रोता यानी कि जो स्पेक्टेटर्स है, देखने वाले या सुनने वाले, उनके मुंह से अनायास ही तारीफों की बरसात होने लगती है। अनायास ही यानी कि वो भले ही ना करना चाहे लेकिन वो अपने आप उनके मुंह से तारीफें तो निकल ही जाती है इन कव्वालियों के लिए। श्रोता अच्छे कलाकारों की कव्वाली सुनने में पूरी तरह रात गुजार देते हैं। अगर श्रोता, स्पेक्टेटर्स, अगर वो ऐसा लगे उनको कि
ये जो कव्वाली गाने वाले हैं वो अच्छे हैं तो भले ही वो उनकी कव्वाली सुनने में पूरी रात भी गुजार देंगे, उन्हें थकान महसूस नहीं होगी, नींद नहीं आएगी, फिर भी उनका मन नहीं भरता। कव्वालियों में कल्पना पक्ष प्रमुख होता है। तो कव्वालियों में अगर हम बात करें तो कल्पना पक्ष यानी कि आपका इमेजिनेशन क्या है, आप किस हद तक किसी बात को ले जा सकते हो। और उपमाओं की भरमार होती है। उपमा यानी एग्जाम्पल्स तो भर भर के दिए जाते हैं यहाँ पे कव्वाली में। तो इस जो कव्वाली हमने अभी पढ़ी है, इस कव्वाली में भी तो सारे वीर लड़के और वीर लड़कियों के एग्जाम्पल्स ही दिए गए हैं। कव्वाली गायक किसी बात का उदाहरण देते देते कहीं भटक जाता है तो वह बड़ी खूबसूरती के साथ फिर अपने विषय पर लौट आता है। अब कव्वाली गायकों की एक विशेषता है कि अगर वो अपने टॉपिक से भटक जाए गीत गाते गाते तो बड़े ही खूबसूरती से वापस से गीत गाते गाते अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। लोकप्रियता के कारण कव्वाली को कोई फिल्मों में भी समाहित किया जाता है। अब क्योंकि इतने पॉपुलर है ये पोइट्री फॉर्म कव्वाली का कि इनको फिल्मों में भी यूज किया जाता है। कई कई फिल्मों में तो एज अ कव्वाली जो एक पूरा सॉन्ग ही होता है। कव्वाली गायकों में से कुछ के नाम तो लोगों की जबान पर होते हैं और कुछ नाम तो कव्वाली गायकों के जो कव्वाली गायक होते हैं मतलब बहुत ही फेमस होते हैं, उनके नाम जो है लोगों की जुबान पर भी होते हैं। मतलब लोगों की जुबान पर होते हैं, अरे वाह ये कव्वाली गा रहा है, बहुत ही शानदार कव्वाली गाते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड स्टैंजा जो लड़कियों का है उसके ऊपर से क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं, मतलब ऐसे बहादुर स्त्रियों के नाम बताओ जो मर्दों के समान लड़ी है, मर्दों के बीच मर्दों के समान लड़ी है। तो इसके आंसर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, चांद बीबी। नेक्स्ट, लड़कियों का लड़कों पर आक्षेप और जवाब। तो क्या है, लड़कियां क्या बोलती हैं लड़कों को कि डींग मत उड़ाओ, अपनी डींगे मत उड़ाओ, मतलब अपनी बहादुरी मत बताओ, ताना सहो। अभी हम तुमने जब इतने डींगे उड़ाई है तो तुमको ताना तो सुनना ही पड़ेगा। तो ये लड़कियों का आक्षेप मतलब उनको उनके बारे में कहना कि तुम क्या कर रहे हो, और क्या जवाब दिया कि ताना सुनो। अब तुमने ये सब बोला ही, अपनी डींगे उड़ाई है तो ताना सुनो, हमारी बात सुनो। नेक्स्ट है, पौराणिक काल की दो महान नारियां। पौराणिक काल की मतलब पुराने जमाने की, जब हम ये जो पुराण वगैरह जब बनते थे उस टाइम के दो स्त्रियों के नाम बताने। तो सीता और सावित्री। जैसे सीता मैया है, सावित्री देवी है, जिन्होंने सीता मैया तो भगवान श्री राम की धर्मपत्नी थी और जनक राजा की बेटी थी। और सावित्री जिन्होंने, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था कि सावित्री वो है जिन्होंने यमराज से भी लड़कर अपने पति के प्राणों को वापस से वो छीन के लेकर आई है, मौत के बाद में भी। ठीक है, अब जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर उत्तर लिखिए। पद्यांश में आया चित्तौड़ की प्रसिद्ध रानी का नाम। चित्तौड़ की प्रसिद्ध रानी का नाम क्या है? पद्मिनी। फिर पुराने जमाने में राजपूत रानियों को दहकती हुई विशाल चिता में प्रवेश कर प्राण न्यौछावर कर देने से संबंधित शब्द, उसे क्या कहते हैं? जब रानियां जो है अपने आप को आग में भस्म कर देती है तो उस वर्ड को कहते हैं जौहर। एक विशाल सी चिता जलाई जाती है और उसमें सभी रानियां जो है, सभी औरतें जो है उसमें अपने प्राण दे देती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं जौहर। वे जौहर करती है। गर डींग उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहने होंगे। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये था कि परिणाम लिखिए। गर डींग उड़ाएंगे तो क्या होगा? अगर डींग उड़ाएंगे तो क्या होगा? तो मजबूरन ताने सहने होंगे, ये परिणाम है। अगर आपने डींग उड़ाया तो आपको मजबूरन ताने सहने होंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वापस से ये कृति आ गया है स्वमत वाला। नारी सम्मान के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। नारी सम्मान के बारे में हमें 25 से 30 शब्दों में यहाँ पे लिखना है। तो आजकल स्त्रियों के अपमान की अनेक घटनाएं पढ़ने सुनने में आती है। आजकल कई जगहों पर ऐसे न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, न्यूज़ में हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर स्त्रियों के साथ में अन्याय हो रहा है या उनका अपमान हो रहा है। स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं। आज भी हम कहते हैं कि स्त्रियां आगे बढ़ रही है, पढ़ लिख रही है, बड़े बड़े ओहदे पर काम कर रही है, लेकिन सभी नहीं कर रही है ना। अभी भी कुछ स्त्रियां ऐसी है जो घर में ही बैठी रहती है, घर के कामकाज करती है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। तो स्त्रियों को आज भी तरह तरह के अत्याचार उन पर होते हैं और यह बड़े दुख की बात है।
मतलब उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है अत्याचार। तो ये बहुत ही दुख की बात है। हमारे देश में प्राचीन काल से नारियों का सम्मान करने की परंपरा रही है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो प्राचीन काल से, बहुत ही पुरातन जमाने से नारियों के सम्मान करने की परंपरा रही है कि नारियों को रिस्पेक्ट करो, वुमेन को जो है रिस्पेक्ट करो। हमारे यहाँ नारी को देवी का सम्मान दिया जाता है। हमारे कंट्री में नारी यानी कि वुमेन को एक देवी का औहदा दिया जाता है, देवी जैसा सम्मान दिया जाता है और उसकी पूजा करने की परंपरा रही है। देवी की पूजा की जाती है, ये परंपरा रही है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, महाकाली आदि देवियों की हम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं। तो ऐसे ये जो दुर्गा देवी है, सरस्वती है, लक्ष्मी, पार्वती, महाकाली, ये सभी देवियों के नाम है देवी। तो इनके हम भक्त भी हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे उनको श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा भी करते हैं। सीता, सावित्री तथा अनुसुईया जैसी महान नारियां हमारी आदर्श रही है। जैसे सीता, सावित्री, अनुसुईया, ये सब के सब हमारे आदर्श रहे हैं, इंस्पिरेशन की इनके जैसा हमें बनना है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने यही कहा, नारियों की पूजा की जाती है वही देवता निवास करते हैं। जहां पर भी आप नारियों की पूजा करेंगे वहीं पर देवता निवास करेंगे। आज हमारे देश में स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में वुमेन जो है मेन के साथ में इक्वली काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। आज की नारी पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है पहले की अपेक्षा, पहले के मुकाबले। नारी को सम्मान देने से स्त्रियां ही सम्मानित नहीं होगी बल्कि उन्हें सम्मान देने वाले खुद भी गौरवान्वित होंगे। मतलब जो भी नारी को सम्मान देते हैं, तो नारी को सम्मान देने से स्त्रियां तो सम्मानित होती ही है, लेकिन जो सम्मान दे रहा है वो भी गौरवान्वित हो रहा है। गौरवान्वित हो रहा है इन द सेंस उसका भी गौरव बढ़ रहा है कि अरे हाँ, ये इंसान नारियों का सम्मान करता है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। अब अगला वापस से तीसरा स्टैंजा जो है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स है। भारत माता के रथ के दो पहिए कौन है? एक लड़के हैं पुरुष और एक लड़कियां हैं स्त्रियां। इनमें से ये बढ़ चढ़कर नहीं, इनसे ये बढ़ चढ़कर नहीं, मतलब लड़कियों से लड़के और लड़कों से लड़कियां, कोई किसी से बढ़ चढ़कर नहीं है। लड़के लड़कियां दोनों समान है। तो अब ये हमारा समानार्थी है। नाराज यानी खफा होना, झगड़ा यानी टंटा, संतान यानी संतति, प्राप्त होना यानी हासिल करना। ये सारे जो है वर्ड जो है इनके मीनिंग वाले वर्ड जो है हमें पोइट्री में मिलेंगे। तो ये खफा वर्ड, संतति, टंटा, हासिल करना, ये सब पोइट्री से आपको ढूंढ के निकालना है। देन अब हमें रीजन बताना है। झगड़े करेंगे तो क्या होगा? कुछ हासिल ना होगा। अब ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में क्या करना है आपको? पद्यांश में से उल्लेखित स्त्री पुरुष समानता दर्शाने वाली पंक्तियां चुनकर लिखनी है। मतलब जो पैसेज है उसमें से हमें ऐसा लाइन ढूंढ के निकालना है जिसमें स्त्री और पुरुष की समानता बताई जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो है, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए। तो ये लाइन जो हमें बताती है कि स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में समानता है। ठीक है, तो अब इसका स्वमत हम करेंगे। स्वमत: झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इंपॉर्टेंट है। किसी बात पर होने वाली कहासुनी या विवाद को आमतौर पर झगड़ा कहा जाता है। आमतौर पर कभी कोई जोर जोर से बातें करता है या किसी पर कहासुनी हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है, तो उसे हम झगड़ा कहते हैं। झगड़े से समस्या सुलझाने के बजाय और उलझ जाती है। तो यदि आप झगड़ा करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलने के बजाय वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुख्य मुद्दा धरा रह जाता है और झगड़े की वजह से जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो तो वहीं का वहीं रह जाता है, उसका तो सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है और झगड़ा प्रमुख हो जाता है। मतलब हमारा प्रॉब्लम तो साइड में हो जाता है और जो झगड़ा हो रहा है उस प्रॉब्लम की वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी तो झगड़े में लोगों की जान भी बनाती है। मतलब झगड़े इतने खतरनाक हो जाते हैं कि लोगों की जान पर बनाती है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में मारामारी और हत्या तक हो जाती है। और कभी कभी तो इन झगड़ों में ऐसा भी परिणाम देखने को मिलता है, हमें ऐसा भी नतीजा देखने को मिलता है कि लोगों में मारामारी हो जाती है और लोगों की हत्याएं तक हो जाती है। मतलब लोगों को मार दिया जाता है, पर समस्या वैसी की वैसी बनी रहती है। मतलब भले तुम लड़ाई झगड़े करो, मार दो किसी को, लेकिन तुम इस लड़ाई के चक्कर में तुम्हारी जो समस्या है वो तो सुलझी नहीं, वो तो वही की वही रह गई।
बल्कि उसमें और इजाफा हो जाता है, बल्कि तुम्हारी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इजाफा हो जाना है ना बढ़ जाना। झगड़े के परिणाम स्वरूप पीढ़ी पीढ़ी तक दुश्मनी बनी रहती है, और इस झगड़े का नतीजा ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन तक ये झगड़ा जो है चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं झगड़े को भूलकर आपस में बातचीत के माध्यम से ही किसी समस्या का हल निकालने की बात सोचनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको किसी समस्या का हल निकालना है तो उस समस्या का हल झगड़ा नहीं है, झगड़े को भूलकर आपस में बात करके उस समस्या का हल निकाला जा सकता है। अतः किसी समस्या का हल निकालने को सही मार्ग झगड़ा नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण माहौल से आपस में बातचीत पर समझौता करना है। तो यदि आपको किसी भी समस्या का हल निकालना है तो इसका रास्ता सिर्फ एक ही है, वो कि आप शांतिपूर्ण माहौल बनाएं, आपस में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझें और अकॉर्डिंगली काम करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करना। तो यही सोल्यूशन है कि मिलजुल कर बातें करो, आपस में समझ के लो कि क्या तकलीफ है, उसको सुलझाने की कोशिश करो। झगड़ा तो इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब अगला जो है हमको बताना है विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। ठीक है, भारत माता के रथ के 2 पहिए हैं। ये कौन कहते हैं, कौन है भारत माता के रथ के 2 पहिए? लड़के यानी कि पुरुष और लड़कियां यानी कि स्त्रियां। खूब लड़ने वाली मर्दानी कौन है? लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना। अपनी लगन का सच्चा कौन है? प्रहलाद। किसी को कुछ न गिनने वाले कौन है? जयमल पत्ता। ठीक है, अब अगला प्रश्न है सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः लिखे। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है कि ये जो वाक्य है या तो सही है या तो गलत है। गलत है तो आपको इसको सही करके वापस लिखना है, सही है तो वैसा का वैसा लिखना है, यानी कि आपको लेकिन वाक्य लिखना है। ठीक है, रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी, तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है, अकबर को नहीं, हुमायूं को राखी भेजी थी। भरत शेर के दांत गिनते थे, ये भरत शेर के नहीं, भरत शेरों की दतुली गिनते थे, तो दांत नहीं आएगा, दतुली आएगा। ठीक है, झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है, झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ध्रुव आकाश में खेल रहे थे, ध्रुव मिट्टी में खेल रहे थे। कविता से प्राप्त संदेश 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, मतलब क्या मैसेज मिलता है, वो हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है, 25 to 30 वर्ड्स। प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। ये जो पोएम है वो कव्वाली के रूप में है। इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वही लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बताती है। तो पहले ही लाइन, जो इतना बड़ा लाइन है, उसमें यहाँ पे ये इस कविता में लड़के जो है वो बड़े बड़े महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का नाम लेते हुए लड़कियों को बोलते हैं कि वे उनसे बड़े हैं, श्रेष्ठ है, अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, महान बताते हैं लड़कियों के मुकाबले। और जब वो ऐसा करते हैं तो लड़कियां भी पीछे नहीं छूटती, वो भी इस देश में जितनी भी महान महिलाएं हुई हैं उनका नाम लेती है और वो अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करती है। पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किसी से बढ़कर नहीं है, लेकिन बाद में फिर लड़के वापस से लड़कियों का जवाब देते हैं कव्वाली के ही माध्यम से कि कोई भी किसी से कम नहीं है, दोनों ही बराबर है। और वो बराबरी किस तरीके से बताते हैं? वो ये बताते हैं कि किसी से बढ़कर नहीं, सभी बराबर है। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियां, सभी भारत माँ की संतान है। चाहे महान पुरुष की बात करो या महान स्त्रियों की बात करें, सभी भारत देश की संतान है। और इसीलिए रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। तो भारत माता का जो रथ है उसके लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। एक साइड के पहिए से भारत माँ का रथ आगे नहीं बढ़ सकता है, दोनों साइड के पहिए चाहिए, लड़के भी चाहिए, लड़कियां भी चाहिए, यानी पुरुष भी चाहिए, महिला भी चाहिए। लड़के लड़कियां दोनों भारत माता के रथ के 2 पहिए के समान है। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। इस तरह कविता में यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान है और हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। मतलब सिर्फ ये सोचकर कि हम महान हैं, लड़कियां कम है, या लड़के महान हैं, लड़कियां कम है, या लड़कियां सोचे लड़कियां महान है, लड़के कम है, तो ये सोचना ही निरर्थक है, बिना अर्थ का है। इसीलिए ये सभी लोग सम्मान
एक दूसरे को सम्मान करे और एक दूसरे को सम्मान समझे कि दोनों एक समान है। तो इसके साथ ही मेरा ये आंसर एक्सप्लेनेशन, स्वमत एक्सप्लेनेशन हो गया है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।